नमस्ते साथियों। आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के 8वें पाठ, जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा एक निबंध शामिल किया गया है, यथार्थ में रोचते विश्वम, जिसका शीर्षक है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के जीवन और रचना परिचय के विषय में जानते हैं। उनके उसके पश्चात हम पाठ परिचय पढ़ेंगे और उसके पश्चात पूरा निबंध। यहाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा का जीवन काल जो है वह 1912 से 2000 ईस्वी रहा। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी गांव में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए व पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी करने के उपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही कुछ समय तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। सन 1943 से 1971 तक वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 71 के बाद कुछ समय तक वे आगरा ही के एम मुंशी विद्यापीठ के निदेशक रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में वे दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन करते रहे। यही उनका देहावसान हुआ वर्ष 2000 में। रामविलास शर्मा आलोचक, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेत्ता रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कवि और आलोचक के रूप में पदार्पण किया। उनकी कुछ कविताएं अजय द्वारा संपादित तार सप्तक में शामिल हैं। पहला तार सप्तक हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को सुव्यवस्थित करने और उसे नई दिशा देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। उनके साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज का जनजीवन, उसकी समस्याएं और उसकी आकांक्षाएं रही हैं। उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास व भवभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और साहित्य तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया। रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विवेचन और मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का मार्गदर्शन किया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन और लेखन करते हुए वर्तमान भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की विवेक यात्रा करते रहे। महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक के साथ साथ रामविलास जी एक सफल निबंधकार भी हैं। उनके अधिकांश निबंध विराम चिन्ह नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। उन्होंने विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना की है। प्रायः उनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता और सहृदयता मिलती है। कथन, स्पष्ट कथन, विचार की गंभीरता और भाषा की सहजता उनकी निबंध शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। रामविलास शर्मा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान व हिंदी अकादमी दिल्ली का सलाका सम्मान उल्लेखनीय है। पुरस्कारों के प्रसंग में शर्मा जी के आचरण की एक महत्वपूर्ण बात है कि वे पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सम्मान को स्वीकार करते रहे, लेकिन पुरस्कार की राशि को लोक हित में व्यय करने के लिए लौटा देते थे। उनकी इच्छा थी कि यह राशि जनता को शिक्षित करने के लिए खर्च की जाए। उनकी उल्लेखनीय कृतियां निम्न हैं: भारतेंदु उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, ये 3 खंड हैं। भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, 3 खंडों में। भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। अब आता है पाठ परिचय। यथार्थ में रोचते विश्वम नामक निबंध उनके निबंध संग्रह विराम चिन्ह से लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति अर्थात ईश्वर से, ब्रह्मा से करते हुए उसे उसके कर्म के प्रति सचेत किया है। लेखक के अनुसार साहित्य जहां एक और मनुष्य को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। साहित्य की कसौटी इन्होंने किसे बना है? सामाजिक प्रतिबद्धता को, मतलब समाज के प्रति उनके समर्पण को। 15वीं शताब्दी से आज तक के साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए रामविलास जी ने इसी जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता दी है। चलते हैं आगे। पाठ यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले शीर्षक, तो प्रजापति से कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत ठीक लिखा था, यथार्थ में रोचते विश्वम तदेन परिवर्तते। कवि को जैसा रुचता है वैसा ही संसार को बदल देता है।
किस कवि को जैसा अच्छा लगता है या कवि को जो अच्छा लगता है, जो भाता है, उसी के हिसाब से वह संसार को बदल देता है या रचना कर्म कर देता है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात ही न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो प्रजापति का दर्जा नहीं पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे। अफलातून ने ऐसार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा है। तो अफलातून ने क्या कहा है कि ऐसार जो सारहीन है उसे संसार को असल की नकल बताकर कला को ही नकल की नकल कहा है। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा कि उसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया। और वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है। तब नारद ने पहले यही कहा, बहवो दुर्लभ दुर्लभास्वेव ये त्वया कीर्तिता गुण है, कि दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित ने किया था, वर्ण प्रजापति की तरह नई सृष्टि की थी। कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती। हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसे हमें प्रिय होती है, जैसी हमें प्रिय होती है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। जिन रेखाओं और रंगों से कवि चित्र बनाता है वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे होते हैं। और चमकीले रंग और सुघर रूप ही नहीं, चित्र के पार्श्व भाग में काली छायाएं भी वह यथार्थ जीवन से ही लेता है। राम के साथ वह रावण का चित्र न खींचे तो गुणवान, वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़ व्रत, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रिय दर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाएगा। अर्थात राम के साथ रावण ने हो तो राम का जो महत्व है वह कम नजर आता है। जैसे अंधेरे के बिना उजाले का महत्व कम नजर आता है। तो प्रिय दर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाए और वास्तव में उसके गुणों के प्रकाशित होने का अवसर ही न आए। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है। वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचता है, मतलब अच्छा लगता है, जिसे जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आंखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई हैं। इसीलिए इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, वह उसमें आशा का स्वर भी सुनता है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं, उससे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। तो मनुष्य के लिए विश्रांति किसे माना गया है? साहित्य को। और मनुष्य के लिए को उत्साहित करने वाला या मनुष्य का प्रेरक भी साहित्य को माना गया है, क्योंकि वह भी एक कवि के द्वारा लिखा जाता है और कवि को प्रजापति की उपमा लेखक रामविलास शर्मा के द्वारा दी गई है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही है। मानव संबंध उससे परे साहित्य नहीं है। कवि जब विधाता पर साहित्य रचता है तब उसे भी मानवीय संबंधों की परिधि में खींच लाता है। इन मानव संबंधों की दीवार से ही हेमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजरे के में पंख फड़फड़ाने लगे, शिक से तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा कि पिंजरे में पंख फड़फड़ाने लगे, सिंक से तोड़कर बाहर निकलने, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अपने जीवन से व्याकुल हों, व्यथित हों या उनके मन में जीवन के प्रति एक विराग भर आता है, तब कवि प्रजापति का रूप धारण कर देता है। वह समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग से क्षुब्ध और रुद्ध स्वर को वाणी देता है। वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहग के परों में नई शक्ति भर देता है। यहाँ विहग का अर्थ होता है पक्षी, पर का मतलब पंखों में। साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर
साहित्य जीवन का प्रतिबिंबित रहकर उसे समेटने, संगठित करना और उसे परिवर्तन करने का एज ए अस्त्र बन जाता है। 15वीं 16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने नई भूमिका पूरी की है। सावंती पिंजरे में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण और धर्म के शिक्षकों पर प्रहार किए। कश्मीरी ललदद, पंजाबी नानक। ललदद की जो रचना है वो अब कक्षा 11 में पढ़ेंगे, क्योंकि आप 12वीं में आ गए और कोविड की वजह से वो आपकी कोर्स से हटा दी गई थी। पंजाबी नानक, हिंदी शूर तुलसी, मीरा कबीर, बंगाल चंडीदास, तमिल के तिरुवल्लुवर आदि आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव संबंधों के पिंजरे को झकझोर दिया था। इन गायकों की वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा, उसे आशा दी, उसे संगठित किया और जहां तहां जीवन को बदलने के लिए संघर्ष के लिए आमंत्रित भी किया था। 17वीं और 20वीं सदी में बंगाली रविंद्रनाथ, हिंदी भारतेंदु, तेलुगु वीरेश लिंगम, तमिल भारती, मलयाली वल्तोल आदि आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिंजरे पर फिर प्रहार किया। एक बार फिर उन्होंने भारत की दुखी पराधीन जनता को बटोरा, उसे संगठित किया, उसकी मनोवृत्ति बदली, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया। क्योंकि ऊपर आप पढ़ चुके थे कि जब मनुष्य व्याकुल होता है, व्यथित होता है अपने जीवन से, तब साहित्यकार प्रजापति की भूमिका अख्तियार कर लेता है। तो यहाँ रविंद्रनाथ ने, भारतेंदु ने, वीरेशलिंगम ने या भारती ने या वल्तोल ने ऐसा साहित्य लिखा जिसे पढ़कर उस साहित्य के जो पाठक हैं उनके मन में अपने देश के प्रति, आज़ादी प्राप्त करने के प्रति एक नई भावना जागृत हुई। साहित्य का 5,000 ने समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुना था। वह मनुष्य को भाग्य के आश्रय बैठने और पिंजरे में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता, वरन क्या करता है, कर्म करने की प्रेरणा देता है कि यूं बैठकर समय या वक्त ज़ाया न करें, बल्कि प्रयत्न करते रहें। ये जो हम कहें कि दास्ता की जो बेड़ियां हैं ये भी टूट ही जानी है। इस तरह के की प्रेरणा देने वालों के वह पंख कतर देता है। वह कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें ही समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। कहा भी है, क्लीबाना धारस्ते जनन मुत्सव है सुरमा अन्निना में, कि भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती हुई हमारे साहित्य की यह गौरवशाली परंपरा है। इसके सामने निरुद्देश्य कला, विकृति, कामवासने, अहंकार और व्यक्तिवाद, निराशा और पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अहंकार। अभी भी मानव संबंधों के पिंजरे में भारतीय जीवन विहग बंदी है, कि भारतीय जीवन रूपी जो पक्षी है वह बंद है। मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए वह व्याकुल है, लेकिन आज भारतीय जनजीवन संगठित प्रहार करके एक के बाद एक पिंजरे की तिल्लियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन्हें जो तिल्लियां तोड़ने के बाद उन्हें मजबूत कर रहे हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेकर और साहित्यकार होने का दंभ करके मानव मुक्ति के गीत गाकर भारतीय जन को पराधीनता और पराभव का पाठ पढ़ाते हैं। वे दृष्टा नहीं है, उनकी आंखें अतीत की ओर है, वे सृष्टा नहीं है। इनके दर्पण में इन्हीं की अहंवादी विकृतियां दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जिन्हें इस देश की धरती से प्यार है, इस धरती पर बसने वालों से स्नेह है, जो साहित्य की युगांतरकारी भूमिका समझते हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। उनका साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है। मतलब उस साहित्य में जनता का रोष और असंतोष प्रकट होता है, उसे आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। उनकी रुचि जनता की रुचि से मेल खाती है और कवि उसे बताता है कि इस विश्व को किस दिशा में परिवर्तित करना है। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। वह ऐसा नकलची बन जाता है जिसकी अपनी कोई असलियत न हो। तो यहाँ इस पंक्ति में कवि, जो भी कवि हैं या साहित्यकार हैं, उन लोगों को रामविलास शर्मा का ये संदेश है कि आपको अपनी भूमिका भूलनी नहीं है। आपको हम कहें कि चापलूसी नहीं करनी है सत्ता की, बल्कि जो सत्ता में है उनकी जो कमियां हैं, उनमें जो खामियां हैं, उन खामियों को आप उनके सामने रखें, जनता की आवाज़ बने। कवि का व्यक्तित्व पूरे वेग से तभी निखरता है जब वह समर्थ रूप से परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ता है।
तो यहाँ पर देखिएगा कि कवि का व्यक्तित्व कब निखरता है, तो जब वह समर्थ रूप से, सक्षम रूप से परिवर्तन चाहने वाली जनता के आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ता है। इसी परंपरा को अपनाने से हिंदी साहित्य उन्नत और समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। इसके ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनका लिखित रूप आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते और अनुमति दीजिए। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रश्न उत्तरों से संबंधित और अन्य जो चीज़ें हैं हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य से संबंधित उनके लिए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहें। चलिए शब्बा खैर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।